नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेडिकल सर्जिकल की दुनिया में। और आज हम बात करेंगे एक नई डिजीज कंडीशन स्किन डिसऑर्डर में जिसका नाम है सोराइसिस। सोराइसिस को हिंदी में छाल रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए देखते हैं कि सोराइसिस क्या है। तो सोराइसिस के बारे में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। तो सोराइसिस वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड सोरा मीन्स इचिंग। सोराइसिस एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है सोरा, जिसका मतलब होता है इचिंग। सोराइसिस एक ग्रीक वर्ड है और सोरा जिसका मतलब होता है इचिंग। इसके बाद में इट इज़ अ क्रोनिक रिकरेंट ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी स्किन डिजीज। ये क्या है? एक क्रोनिक डिजीज़ है। क्रोनिक डिजीज़ का मतलब कि लंबे समय से होने वाली बीमारी, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी। मान लीजिए मेरे को सर्दी खांसी जुकाम या बुखार ऐसा कुछ हो रहा है तो वो क्या है? एक्यूट कंडीशन है। लेकिन सोराइसिस कौन सी कंडीशन है जो लगातार 2-3-4 साल तक चल रही हो? जैसे कि हम बोल दें कि भाई हाँ सोराइसिस मेरे को 2 साल से है, या मान लीजिए मेरे को 2 साल से कोई और अन्य, मान लीजिए आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और कोई अन्य बीमारी है। कहने का मतलब जो लंबे समय से चली आ रही है। इसके बाद में रिकरेंट, ये बारी बारी से होने वाली है। ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी स्किन डिजीज। ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिजीज का मतलब कि यह साथ ही में ऑटो इम्यून भी है। ऑटो इम्यून का मतलब कि हमारी कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में गया और देन जाने के बाद में हमारी बॉडी उसके लिए क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाती है। अब वो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बना ही रह जाए और बने रहने के बाद में कुछ हमारी नॉर्मल जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उनको भी अगर डैमेज करने लग जाए तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग कि कोई भी एंटीजन हमारे शरीर में गया, जाने के बाद में हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है और वो एंटीबॉडी अगर शरीर में रुक जाए कुछ समय के लिए, लंबे समय तक, और फिर वो रुकने के बाद में उनको वैसी ही सेल में दूसरी स्ट्रक्चर लगने लग जाए तो वो अपनी नॉर्मल सेल्स को भी क्या करने लग जाएंगे? मारने लग जाएंगे। कैसे? कि हमारी जो एंटीबॉडी, जो हमारी फायदे वाली एंटीबॉडी है, हमारे एंटीजन के लिए काम में आने वाली थी, वो अब हमारे लिए क्या हो गई है? दुश्मन हो गई है, हमारे लिए खतरा बन गई है। ठीक है, कि हमारी नॉर्मल सेल्स को भी क्या कर रही है? डिस्ट्रॉय कर रही है। ऑटो इम्यून डिजीज हमने बोला है। कैरेक्टराइज्ड बाय रेड सिल्वर इची स्केली पैचेज ओवर द स्किन। जिससे क्या होगा कि रेड स्पॉट से बन जाएंगे स्किन के अंदर, हमारे क्या बनेंगे? सोराइसिस वाली कंडीशन में रेड चकते से या फिर स्पॉट से देखने को मिलेंगे। और बाद में इन रेड चकतों के साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा कि लाल लाल के जैसे ही ये स्पॉट्स बनेंगे तो उसके बाद में क्या होगा? इनमें अगर थोड़ा बहुत धीरे धीरे इचिंग के साथ में ब्लड भी आने लगेगा, ब्लड आने लगेगा तो उसकी वजह से इनमें क्या होने लगेगा? आगे चल के क्रस्ट का फॉर्मेशन भी होने लगेगा। और जो वो क्रस्ट का फॉर्मेशन होगा वो आपको पेचेज के रूप में कौन से कलर का दिखाई देने लगेगा? सिल्वर पेची कलर का। सिल्वर पेची कलर का मतलब चांदी के कलर जैसा पेचेज आपको स्किन के ऊपर देखने को मिलेगा। इसके बाद में क्या कारण हो सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले कि इसका जो एग्जिट कॉज है वो अननोन है। अननोन का मतलब इडियोपैथिक है। अभी तक ऐसा कोई भी निश्चित कारण पता नहीं है हमको कि इस कारण या इस कारण की वजह से सोराइसिस होता हो। तो सबसे पहले द एग्जिट कॉज ऑफ सोराइसिस इज अननोन, या फिर हम बोल सकते हैं इडियोपैथिक है। इसके बाद में हमने लिखा ऑटो इम्यून डिजीज है, जो अभी मैंने आपको समझाया कि इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट ऑन सेल्स विच कॉज इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। कि हमारी नॉर्मल सेल्स को ही मार के क्या हो रहा है? इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स आ रहा है। किसके अंदर? बॉडी के अंदर। उसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। इसके बाद में हम देखते हैं कि कुछ रिस्क फैक्टर हैं, कुछ ऐसे संभावित कारण हैं जो सोराइसिस को क्या करवा सकते हैं? लीड करवा सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 फर्स्ट जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर का मतलब या फिर हेरिडिटिकल फैक्टर, यानी कि मान लीजिए किसी के माँ बाप में, पेरेंट्स में है तो बच्चों में भी सोराइसिस क्या हो
सकता है। ठीक है, मान लीजिए किसी के पेरेंट्स में है तो सोराइसिस उसके बच्चों में भी हो सकता है, कुछ 1% चांसेज होते हैं। इसके बाद में कोई भी इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन का मतलब मान लीजिए कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन कौन सकते हैं, मान लीजिए स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस है या स्टेफाइलोकोकस पायोजीनस है। ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी क्या करवा सकते हैं, सोराइसिस को लीड करवा सकते हैं। इसके बाद में स्किन इंजरी, बारी बारी से अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति के स्किन इंजरी हो रही है तो उसमें भी ऐसा हो सकता है कि एंटीजन बन रहा हो, फिर एंटीबॉडी बन रही हो और देन एंटीबॉडी बनी रह गई। तो ये भी क्या है कि अगर लगातार आप इंजरी के कांटेक्ट में आ रहे हैं, आप कट रहे हैं, आप इंजर्ड हो रहे हैं, तो वो भी क्या कर सकता है, आपको इन्फ्लामेटरी प्रोसेस करवा सकता है। इसके बाद में क्लाइमेट चेंजेस, थोड़ा बहुत ये भी कारण देखा जाता है कि क्लाइमेट जो चेंजेस हैं उसके कारण से भी सोराइसिस की कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है। और स्पेशली हम क्लाइमेट में भी देखें तो जो विंटर सीजन्स हैं उनके अंदर क्या हो सकता है, सोराइसिस ज़्यादा डेवलप हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं सर्टेन ड्रग्स। सर्टेन ड्रग्स में लिथियम एंडोमेथासिन, लिथियम और एंडोमेथासिन, ये कुछ ड्रग्स जो हैं ये जाके क्या होती हैं कि स्किन के अंदर डिपॉजिट हो जाती हैं। जो हमने ड्रग पढ़ी यहाँ पे, लिथियम है, एंडोमेथासिन है, ये कुछ ड्रग जो हैं जाकर बॉडी के अंदर कुछ पार्ट्स में डिपॉजिट हो जाती हैं, जिसकी वजह से भी क्या है, शरीर में एंटीबॉडी और एंटीजन का निर्माण हो सकता है और फिर वापस से क्या है, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स अकर हो सकता है। इसके बाद में स्ट्रेस, ओबेसिटी और स्मोकिंग, कुछ मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा तनाव में है या फिर बहुत ज़्यादा स्मोकिंग, अल्कोहल या फिर मोटापा है, तो ये भी कुछ एक प्रकार के संभावित कारण है। अब ये देखिए रिस्क फैक्टर है सबसे पहले कि कोई भी ऐसा कारण तो है ही नहीं कि जिसमें आपको ऐसा हो कि हाँ भाई इन कारण से फिक्स है, कोई कारण फिक्स नहीं है। मे भी हो सकता है स्ट्रेस, ज़्यादा तनाव लेने से, मे भी हो सकता है ओबेसिटी से, मे भी हो सकता है स्मोकिंग से ऐसा हो, जरूरी नहीं है ऐसा हो ही। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या हो सकती है। तो पैथोफिजियोलॉजी में देखिएगा सबसे पहले ड्यू टू एनी कॉज एंड रिस्क फैक्टर, कोई भी प्रकार का यहाँ पे कोई भी कारण हो सकता है। जो हमने रिस्क फैक्टर जो अभी देखा है इससे कोई भी, जैसे मान लीजिए कि स्ट्रेप्टोकोकस है या मान लीजिए कोई स्टेफाइलोकोकस पायोजीनस है, ये प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। इसके बाद में स्टिमुलेट फास्ट ग्रोविंग सेल देन नॉर्मल सेल। अब देखिए जो सोराइसिस में जो सेल बनती है वो नॉर्मल सेल की तुलना में 10 गुना जल्दी फास्ट ग्रोथ करती है। नॉर्मल जो सेल्स ग्रोथ करती है उससे 10 गुना आपकी सेल ग्रोथ करती है। कौन सी कंडीशन में, सोराइसिस वाली कंडीशन में, ठीक है, नॉर्मल सेल की तुलना में। इससे क्या होगा, कीरेटोनोसाइट प्रोलिफरेशन, कीरेटोनोसाइट का क्या होगा, जल्दी जल्दी प्रोलिफरेशन होगा। देन उसके बाद में कीरेटेनाइजेशन होगा और कीरेटेनाइजेशन से लास्ट में रिजल्ट क्या निकल के आएगा कि सबसे पहले हमने देखा कोई कोज, फिर उसके बाद में स्टिमुलेट नॉर्मल सेल की कंपेयर में ज़्यादा सेल का बनना और देन फिर कीरेटेनोसाइट का प्रोलिफरेशन, कीरेटेनाइजेशन और उसके बाद में प्लग फॉर्मेशन। क्या हो जाएगा, क्रस्ट या फिर एक प्लग बन जाएगा और वो प्लग भी कैसा बनेगा, सिल्वरी प्लग बनेगा, यानी कि चांदी के जैसा दिखने वाला प्लग क्या बनेगा, हमारी सोराइसिस कंडीशन को बताएगा। ठीक है, तो ये इसकी सामान्य एक बिल्कुल छोटी सी पैथोफिजियोलॉजी है। इसके बाद में हम देखें तो कुछ साइन एंड सिम्टम है। साइन एंड सिम्टम में हम देखें तो रेड स्पॉट ऑन दी बॉडी या फिर स्किन। रेड स्पॉट ऑन दी बॉडी या स्किन में सबसे पहले आपको रेड स्पॉट आपको देखने को मिलेंगे सोराइसिस वाली कंडीशन में। देन इसके बाद में ड्राई स्वालोन इन्फ्लाम्ड पेचेस, और इसके बाद में जब ये रेड स्पॉट बन जाएंगे, ये लाल लाल के चकते जो भी धब्बे हैं ये बन जाएंगे, उसके बाद में ये क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। ड्राई होने के बाद में थोड़ी बहुत इनमें आपको स्वेलिंग, सूजन सी देखने को मिलेगी इन्फ्लाम्ड की वजह से, और फिर ये क्या बन जाएंगे, सूखे से पेचेज बन जाएंगे, रेड रेड से क्या बन जाएंगे, चकते से, धब्बे से बन जाएंगे। पेचेज कवर्ड विथ सिल्वर वाइट प्लग, और फिर ये कैसे दिखने लगाएंगे पेचेज, आपको वाइट कलर के पेचेज के रूप में आपको स्किन के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में आता है क्रस्ट फॉर्मेशन। क्रस्ट फॉर्मेशन का मतलब
कि एक पपड़ी सी या पपड़ी नुमा जैसी संरचना बनती है, उस कंडीशन को क्रस्ट फॉर्मेशन बोला जाता है। इसके बाद में ईचिंग एंड बर्निंग सेंसेशन, और जब कोई व्यक्ति को ये कंडीशन होगी तो उसी के साथ में उसको ईचिंग होगी, ठीक है, और साथ ही में उसको बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, कि उसकी स्किन में जलन सी महसूस हो रही है और साथ ही में उसको क्या है, ईचिंग के सेंसेशन बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। इसके बाद में ब्लीडिंग फ्रॉम सिल्वर वाइट पेचेस ओजिंग, जो ये अब पेचेज बन चुके हैं, सिल्वरी पेचेज जो चांदी कलर के पेचेज बन चुके हैं सोराइसिस वाली कंडीशन में, इन पेचेज में धीरे धीरे कुछ ब्लीडिंग होने लगेगी, कुछ एक एक दो दो बूंद क्या होने लगेगी, ब्लीडिंग होने लगेगी। उस ब्लीडिंग को हम नाम दिया है यहाँ पे ओजिंग प्रोसेस, या फिर उसको क्या बोलते हैं, ओजिंग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में जॉइंट पेन एंड स्टिफनेस। जॉइंट पेन एंड स्टिफनेस कैसे होगा, देखिए कोई भी कंडीशन में कि मान लीजिए सबसे पहले एंटीजन गया बॉडी में, जाने के बाद में एंटीबॉडी बनी रह गई बॉडी में, फिर उसको नॉर्मल सेल का भी स्ट्रक्चर कैसा लगने लगा, जैसा मान लीजिए कोई डिजीज कंडीशन में या पहला एंटीजन आया था उसके जैसा लगने लगा, तो वो एंटीबॉडी बनी हुई उस नॉर्मल सेल को भी उसकी स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, तो वो उसको भी क्या करेगी, किल करेगी, उसके खिलाफ भी क्या करेगी, उसको नॉर्मल सेल्स को भी मारने लगेगी। अब ये मान लीजिए ये स्ट्रक्चर जो नॉर्मल सेल जहाँ पे भी प्रोड्यूस होंगी, मान लीजिए अगर ये घुटनों में नी में चली जाती हैं, जॉइंट्स में देखने को मिलती है, तो ये जॉइंट्स में जाके क्या करेगी, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगी और अपनी नॉर्मल सेल्स को क्या करेगी, किल करेगी। तो वहाँ पे भी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स अकर हो सकता है, जैसे कि जॉइंट पेन एंड स्टिफनेस। तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, जॉइंट पेन एंड स्टिफनेस। इसके बाद में हम बात करें कि हमने ये देखा, देन इसके बाद में हम देखते हैं कि कितने प्रकार का आपका सोराइसिस हो सकता है। तो देखिए 4 से 5 प्रकार का आपका सोराइसिस हो सकता है। तो नंबर 1 फर्स्ट सबसे पहले जो है प्लग सोराइसिस। प्लग सोराइसिस जो भी हम बात करें कि प्लग के रूप में पेचेस बनना, वो सोराइसिस सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सोराइसिस होता है। कौन सा, प्लग सोराइसिस। इसके बाद में हम बात करें ग्यूटे सोराइसिस। ग्यूटे सोराइसिस है, इसके बाद में ये इतना कॉमन नहीं होता है, ये एब्डोमन रीजन वाले या हमारे चेस्ट जो ये रीजन है उसमें ज़्यादा देखने को आपको मिलता है। इसके बाद में हम बात करते हैं इनवर्स सोराइसिस। इनवर्स सोराइसिस आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको फोल्डिंग जगह वाली देखने को मिलेगा। फोल्डिंग जैसे मान लीजिए कि हमारा नेक रीजन है, हमारा एक्जिला है, और इसके अलावा हमने लिखा है यहाँ पे नी वाला रीजन है या हमारे फिंगर्स हैं, इनमें आपको देखने को मिलेगा। इस सोराइसिस को हमने क्या नाम दिया है, इनवर्स सोराइसिस। देन इसके बाद में पोस्चुरल सोराइसिस। पोस्चुरल सोराइसिस का मतलब कि ये एक सबसे भयानक, क्या हम बोल सकते हैं, डेंजरस कंडीशन होती है। ये जो पोस्चुरल सोराइसिस है, इसमें व्यक्ति को पेचेज बन गए, रेड स्पॉट्स बन रहे हैं, क्रस्ट का फॉर्मेशन हो गया, ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गई, लेकिन उसके बाद में अगर मान लीजिए पस बनने लग गई, अगर इन पेचेज में इन रेड स्पॉट क्रस्ट वगैरह बनने के साथ में अगर मान लीजिए पस अगर भरने लग गई जहाँ भी स्किन कंडीशन में सोराइसिस हो रहा है, तो ये एक थोड़ा सा डेंजरस या थोड़ा सा भयानक और थोड़ा सा हम बोल सकते हैं सीवियर टाइप ऑफ सोराइसिस होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, पस डेवलप इन द सोराइसिस लीजन। जहाँ जहाँ भी सोराइसिस हो रहे हों बॉडी में, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, पस का कलेक्शन या फिर क्या हो जाती है, पस डेवलप हो जाती है। इस सोराइसिस को हमने नाम दिया है पोस्चुरल सोराइसिस। देन इसके बाद में आता है सोराइटिक आर्थराइटिस। सोराइटिक आर्थराइटिस का मतलब क्या होता है कि जॉइंट इन्फ्लामेशन डेवलप ड्यू टू ऑटो इम्यूनिटी। सोराइटिक आर्थराइटिस जब डेवलप होता है जब जॉइंट का क्या हो, इन्फ्लामेशन हो, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सोराइटिक आर्थराइटिस। ठीक है, अभी तक हमने बात की कि इसकी डेफिनेशन, कॉजेज, सिम्टम, पैथोफिजियोलॉजी और देन इसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। देन हम बात करते हैं इसके बाद में डायग्नोसिस। डायग्नोसिस आप कैसे करेंगे इसका, सबसे पहले तो आप हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं, जिसमें आप मेडिकल हिस्ट्री या फिर फैमिली हिस्ट्री को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि भाई फैमिली में तो किसी को नहीं है, क्या इसका हेल्थ हिस्ट्री है या कोई मेडिसिन वगैरह तो नहीं चल रही है, क्योंकि अभी हमने देखा कि यहाँ पे लिथियम और एंडोमेथासिन जैसी ड्रग भी क्या करवा सकती है, सोराइसिस करवा सकती है।
इसके बाद में हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन से भी हम इंस्पेक्शन द्वारा ये क्या कर सकते हैं, पाल्पिटेशन द्वारा इस सोराइसिस की कंडीशन को चेक कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखें ब्लड टेस्ट, और ब्लड टेस्ट में हम देखें तो इंक्रीज ESR जो इरिथ्रो सेडिमेंटेशन रेट है वो इस कंडीशन में आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। नंबर नेक्स्ट हम बात करें मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट में भी हम बात करें मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम कुछ यहाँ पे सबसे पहले नंबर 1 दे सकते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड, और जिसमें भी बेटामेथासोन जो है हम काम में ले सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो क्यों ले रहे हैं कि भाई थोड़ा सा इन्फ्लामेशन हो, उस कंडीशन को हम क्या कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। देन इसके बाद में कैल्सी पोट्रोइल एक ड्रग आती है, और साथ ही में एक टेजारोटोन करके नाम के या टेजारोटीन करके नाम के एक ड्रग आती है। ये दोनों ड्रग जो हैं विटामिन ए और विटामिन डी जो हैं वो डेरिवेटिव होते हैं, जो क्या करते हैं कि स्किन की इंटीग्रिटी को बनाए रखते हैं। विटामिन डी और विटामिन ए के डेरिवेटिव होते हैं, जो क्या करते हैं स्किन की इंटीग्रिटी और स्किन को अच्छा बैलेंस में बना के रखते हैं। इसके बाद में यहाँ पे हम काम में ले सकते हैं फोटोथेरेपी, और फोटोथेरेपी क्या कर रही है आप याद रखिएगा, फोटोथेरेपी में यूवी रेज होती है। जो यूवी रेज क्या रहती हैं कि जहाँ पे अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे हम क्या करते हैं, इस फोटोथेरेपी को डालते हैं, जिससे भी क्या होगा कि जो सेल्स हैं, जो हमारी एबनॉर्मल सेल्स हैं या जो पेचेस बने हुए हैं, उनके ऊपर डालने से क्या होगा, फोटोथेरेपी से ये थोड़ा बहुत कि ये सेल्स भी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, इनके नंबर ऑफ काउंट हैं जो कम होंगे। ठीक है, इसलिए हम फोटोथेरेपी काम में ले सकते हैं। इसके बाद में सैलिसिलेट ड्रग्स हम क्यों ले रहे हैं कि जो भी इमेच्योर जो हमारी नॉर्मल सेल्स है वो क्या नहीं हो, डैमेज नहीं हो, इसके लिए हम सैलिसिलेट ड्रग्स क्या ले सकते हैं, जैसे सैलिसिलिक एसिड काम में ले सकते हैं। सैलिसिलेट ड्रग में भी हम कौन सा ले सकते हैं, सैलिसिलिक एसिड काम में ले सकते हैं। इसके बाद में इम्पोर्टेंट आता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, सारा हमने देख लिया। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है इसका। तो नर्सिंग मैनेजमेंट, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि नर्सिंग केयर क्या होगी, या फिर हेल्थ एजुकेशन क्या है। तो सबसे पहले एडवाइस द पेशेंट टू टेक डेली बाथ। सबसे पहले हम पेशेंट को ये एडवाइस करेंगे कि भैया आप डेली क्या करें, बाथिंग करें, नहाएं अच्छे से। यूज़ मॉइस्चराइजर क्रीम आफ्टर बाथिंग। आपको जो मॉइस्चराइजर क्रीम दी जा रही है, जो भी टॉपिकल या सिस्टमिक लोशन हमने पढ़े हैं, ये क्या करना है, बाथिंग के बाद में यूज़ करना है, और एकदम बॉडी जब ड्राई हो जाए देन उसके बाद में आपको क्या करना है, ये लोशन जो भी आपको दिए गए हैं वो आपको यूज़ करना है। इसके बाद में कवर दी अफेक्टेड एरिया ओवर दी या ओवर नाइट, यानी कि आपको जब आप रात को सोएं तो स्पेशली यहाँ पे व्यक्ति को ये भी एडवाइस दी जाती है कि आप पूरी अपनी बॉडी को जो है कवर करके अच्छे से जो है फिर आप सोएं। ठीक है, ओवरनाइट, रात के समय में। इसके बाद में देन एक्सपोज टू स्किन स्मॉल सनलाइट, और पेशेंट को ये भी एडवाइस देनी है कि आप थोड़ा बहुत क्या हो, एक्सपोज हो, किससे, सनलाइट से एक्सपोज क्यों होना है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है यहाँ पे कैल्सी जो पोट्रियोल जो ड्रग है वो विटामिन डी डेरिवेटिव है, उसके सिंथेसिस के लिए है। तो कहीं ना कहीं विटामिन डी का एक्टिवेशन भी क्या है, शरीर के लिए, स्किन की इंटीग्रिटी के लिए क्या है, जरूरी है। इसलिए हम इसको क्या करें कि थोड़ा सा सनलाइट से भी क्या हो, एक्सपोज हो। अप्लाई मेडिकेशन क्रीम, और आपको साथ ही में क्या करना है, जो भी अप्लाई करना है मेडिकेशन जो क्रीम है वो दी गई है फिजिशियन द्वारा। उसके बाद में अवॉइड स्मोकिंग एंड स्ट्रेस। हमने देखा है कहीं ना कहीं आपका स्मोकिंग या फिर ओबेसिटी और स्ट्रेस जैसी जो कंडीशन है वो भी क्या करवा सकती हैं, सोराइसिस को लीड कर सकती हैं। इसलिए हमने यहाँ पे बोला है कि व्यक्ति को ये एडवाइस करें कि आप स्मोकिंग ना करें, ज़्यादा तनाव न लें, और साथ ही में मोटापा जो है, आपका वेट जो ज़्यादा गेन हो रहा है, आप उसको भी क्या करें, मेंटेन करके चलें। और लास्ट है प्रिवेंट फ्रॉम स्किन इंजरी। और हमने एक कारण पढ़ा था कि अगर रिपीटेटिव स्किन इंजरी हो रही है, बारी बारी से आपको कट लग रहा है, आप इंजर्ड हो रहे हैं, तो उससे भी आपको क्या है, सोराइसिस की कुछ संभावना, कुछ 1% चांसेस है कि आपको सोराइसिस
हो सकता है। तो हमको ये भी पेशेंट को एडवाइस करना है कि आप ज़्यादा ऐसा इंजर्ड वाला कॉन्टैक्ट में ना आए, या फिर कोई भी कटिंग वगैरह इंजरी वाले जो भी कॉन्टैक्ट हैं वहाँ आप उसमें ना आए। तो ये वीडियो आप बीएससी नर्सिंग वाले जो भी छात्र देख रहे हैं, कृपया करके आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आगे हम कौन सी डिजीज़ MSN में आपके लिए बनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।